कनीज़ की बहन ने मरने से पहले कहा कि मेरी महजूर बेटी का ख्याल रखना। तभी कनीज़ ने इसकी शादी अपने बेटे अरफान से कर दी और अरफान इससे तंग आकर अम्मा और बीवी को गालियां देता रहता और कनीज़ इसी सदमे से चल बसी तो वो बीवी को तलाक देने लगा तो वो पाँव में गिर गई। अरफान ने दूसरी शादी कर ली तो नई बीवी ने कहा, माजूर को किसी दरबार पर ठेके पर छोड़ो, हर महीने दरबार वाले हमें पैसे देते रहेंगे। अरफान इसे दरबार पर छोड़ आया और दरबार वाले इससे भीख मंगवाने लगे। जब महीने बाद अरफान दरबार वालों से पैसे लेकर घर लौटा तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ अरफान गुनगुनाता हुआ घर की जानब चला जा रहा था। एक झटके से अपने माथे पे आए हुए बाल पीछे हटाता तो इस पर किसी फिल्मी हीरो का सा गुमान होता। इस टाइम वह कोचिंग सेंटर से घर वापस जा रहा था। इसे पूरी शिद्दत के साथ अपने हुस्न का एहसास था, और होता भी क्यों ना, पूरे मोहल्ले की सबसे सबसे हसीन और खूबसूरत लड़का था वो। तभी चलते चलते अरफान की नज़र सामने घर के ऊपर पड़ी। वहाँ समीना खड़ी थी, चोरी छुपे अरफान को देख रही थी। जैसे ही अरफान ने इसे देखा वो घबरा कर पलट गई, यूं जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। अरफान मुस्कुरा दिया। लड़कियां यूं ही इसे चोरी छुपे देखा करती थी। एक सरशारी किसी कैफियत में चलता हुआ वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बचाता, घर के अंदर से अजीब शोरगुल की आवाज़ें आने लगीं। अरफान घबरा गया और जल्दी से चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर इसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वो इसकी हालत चारपाई पर पड़ी थी और इसके मुंह से झाग बह रही थी। पास ही अरफान की माँ कनीज़ इसका हाथ पकड़े खड़ी थी और ज़ारो कतार रो रही थी। अरफान को समझने में देर ना लगी कि इसकी अरसा दराज से बीमार खाला का वक्त आन पहुंचा है। अरफान को थोड़ी परेशानी सी हुई, मगर चौंके खाला से इसकी कोई ख़ास सनसनीयत ना थी, तो इसीलिए इसे ने ज़्यादा दिल पर ना लिया। वैसे भी अम्मा चंद दिन पहले बीमार खाला को अपने घर ले आई थी, क्योंकि खाला की देखभाल करने वाला कोई ना था। अरसा दराज हुए इनके शोहर का इंतकाल हो चुका था। बस एक जवान बेटी थी, जो थी तो बेहद खूबसूरत, मगर इस बेचारी की दोनों टांगों से माजूर थी। अरफान को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी, बल्कि इसे तो इन दोनों माँ बेटियों से ही कोई लेना देना न था। वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मगर इनकी छोड़ी हुई बेशुमार दौलत अरफान के काम आ रही थी, इसलिए इसे खर्चे की कोई परवाह ना थी। अम्मा को जब छोटी बहन से बहुत प्यार था, वो जी जान से इनकी खिदमत करने लगी, मगर अरफान जानता था कि इसकी खाला ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। कैंसर जैसी मौजी बीमारी ने इन्हें अंदर से मुकम्मल तौर पर खा लिया था। इस वक्त भी जब अरफान ने सामने आकर इनकी हालत देखी तो इसने जान लिया कि खाला का आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तभी अरफान की माँ ज़ोर शोर से रोते हुए अरफान से कहने लगी कि खाला को हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरफान एक लम्हे के लिए बेजार सा हुआ, मगर इसने सोचा कि आखिरी वक्त है, शायद खाला की जान निकलनी आसान हो जाए। इसलिए इसने फ़ौरन से पोर्च में खड़ी हुई गाड़ी निकाली और अम्मा की मदद से खाला को गाड़ी की पिछली सीट पर लटा दिया। अम्मा भी खाला के साथ पीछे बैठ गई। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता, इसके कानों में एक नस्वानी आवाज़ आई, मुझे भी साथ ले जाएं, मेरी अम्मा को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस वक्त मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये नस्वानी आवाज़ खाला की बेटी की थी, जो इस वक्त आंसुओं भरी नज़रों से अरफान की जानब देख रही थी। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती हुई बाहर गैराज तक आ गई थी। अरफान ने मुड़कर इसकी जानब देखा और हैरान रह गया। वो इस कदर खूबसूरत थी, इसका अंदाज़ा तो अरफान को आज पहली दफ़ा हुआ था, मगर वो इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकता था। देखो सारा, मैं तुम्हें हस्पताल नहीं ले जा सकता, एक दफ़ा तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ेगा और फिर वहाँ दोबारा गाड़ी से उतार कर व्हील चेयर पर बैठाना पड़ेगा। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले ही एक मरीज़ को लेकर जा रहा हूँ, बेहतर है कि यहीं तुम घर में रहकर इंतज़ार करो। इतना कहते ही अरफान ने गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, ये देखे बगैर कि इस बात पर सारा का दिल किस तरह टूट गया था। वो खामोशी से आंसू बहाती हुई इन लोगों को जाता देखती रही। अरफान की तवक्को के ऐन मुताबिक खाला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जब इनके सर्द जिस्म को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला गया तो डॉक्टर ने एक नज़र देखते ही पहचान लिया कि अब इस जिस्म में रूह बाकी नहीं रही। डॉक्टर ने अरफान को इतला दी। अम्मा ने भी सुन लिया था। वो सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। बहन की जुदाई का सदमा बहुत सख्त था। अरफान अपनी माँ को तसल्लियाँ और दिलासे देता रहा, मगर वो चाहता था कि अम्मा दिल से जल्द इस हकीकत को कबूल कर ले,
ताकि इनकी ज़िंदगी पे छाई हुई बेजारी की एक लहर ख़त्म हो जाए। अरफान खाला की लाश को लेकर वापस आ गया। अम्मा भी इसके साथ ही मोहल्ले वालों को जैसे ही इत्तला मिली हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। घर में कहराम मच गया। इन्हीं औरतों के जगमटे में अरफान ने देखा एक कोने में बैठी सारा आंसू बहा रही थी। एक पल के लिए इसे देखकर अरफान के दिल में तासुफ की एक लहर उठी कि काश वो इसे अस्पताल अपने साथ ले जाता तो अपनी माँ के आखिरी वक्त में इनके करीब होती। मगर जल्द ही अरफान ने अपने दिल में आए इस ख्याल को झटक दिया। मैं इसको साथ ले भी जाता तो कौन सा इसने अपनी माँ को बचा लेना था। वैसे भी खाला जिस तकलीफ़ में थी अच्छा ही हुआ इनका इंतकाल हो गया और उन्होंने इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर ली। अरफान ने खुद को दिलासा दिया और बाहर मर्दों में जाकर बैठ गया। चंद दिन के बाद घर में छाया हुआ सोगवार माहौल ख़त्म होने लगा। अरफान सुबह कॉलेज जाता, शाम में कोचिंग सेंटर और छुट्टी वाले दिन बाप के कारोबार का हिसाब किताब देखता था। इसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून से चल रही थी। हर जगह वो लड़कियों की आंखों का मरकज़ था। इसने चुपके चुपके एक दो लड़कियां पसंद भी कर रखी थी जिनके साथ इसकी ख्वाहिश थी कि वो शादी करेगा। इसका ख्याल था कि इस साल इम्तिहान देने के बाद वो माँ से अपनी शादी की ज़रूर बात करेगा। ऐसे ही एक रोज़ अरफान गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ तो इसे कनीज़ के चेहरे पर एक गैर मामूली खुशी देखने को मिली। वो बड़ा हैरान हुआ। जब से खाला का इंतकाल हुआ था अम्मा तो ठीक से बात भी नहीं करती थी, बस हर वक्त खाला को याद करती और रोती रहती थी। आज आखिर इनकी खुशी की क्या वजह थी? क्या बात है, अम्मा आज बड़ी खुश लग रही हैं। ऐसी क्या बात हो गई है जिसने मेरी अम्मा को इतना खुश कर दिया है? अरफान ने प्यार से माँ के गले में बाहें डालते हुए पूछा। वो मोहब्बत के इस इजहार पर मुस्कुरा उठी। उन्होंने अरफान के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम तो जानते थे कि तुम्हारी खाला से मुझे कितना प्यार था। माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने इसे माँ बांधकर पाला था और जिस तकलीफ़ में इसने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त काटा है वो सब मुझे भूलता नहीं है। इसकी दुखों भरी ज़िंदगी और मौत ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब इसकी बेचैन रूह को करार आ जाएगा और इसने ज़िंदगी भर जो दुख और तकलीफ़ें उठाई थी इनका अजाला भी हो जाएगा। अरफान चौंक उठा। अम्मा किस अजाले की बात कर रही थी? क्या बात है? अम्मा, खाला का इंतकाल हो चुका है, अब आप किस तरह से इसकी महरूमियों का अजाला करेंगी? अरफान के सवाल पर अम्मा ने इसे हाथ से पकड़ा और अपने सामने बिठा दिया और इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहने लगी, तेरी सूरत में तू ही करेगा अजाला मेरी बहन की ज़िंदगी की तमाम तर महरूमियों का। मेरी बहन के मरने से पहले ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी की शादी किसी अच्छे और नेक लड़के से हो जाए ताकि इसे ज़िंदगी भर कोई परेशानी ना हो। सारा इसकी बाद औलाद थी और वो इसे खुश देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती से इसकी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन ना हो सका। मगर मरने से पहले अपने आखिरी वक्त में इसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं सारा की शादी तुमसे कर दूंगी। वो तुम्हें हमेशा से अपने दामाद के रूप में देखना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने इसे मोहलत ना दी थी। मुझे लगता था शायद सारा इस बात पर कभी नहीं मानेगी, इसलिए अब तक खामोश थी, मगर आज मेरे पूछने पर सारा ने बता दिया कि इसे कोई एतराज़ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी और सारा की जल्द अज जल्द शादी कर दूँ ताकि इस घर में फिर से खुशियाँ लौट आएँ और मैं अपनी बहन की रूह के सामने सुरखरू हो जाऊँ। अम्मा मोहब्बत भरे लहजे में बोले जा रही थी और अरफान के सर पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी थी। कहाँ वो मोहल्ले का सबसे हसीन और खूबरू लड़का जिसके एक इशारे पर लड़कियां जान देने को तैयार हो जाती थी। वो आला तालीम याफ्ता था, खूब पैसे वाला था। और कहाँ वो सारा जो शक्ल सूरत में तो हसीन थी, मगर इसकी जिसामत में नज़र आने वाला ऐब इसकी हर खूबसूरती पर भारी था, इसकी माजूरी। अरफान को वो किसी सूरत अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं थी। इसने एक झटके से अम्मा का हाथ हटाया और उठ खड़ा हुआ। अम्मा, आखिर आप ऐसा सोच भी किस तरह सकती हैं कि मैं सारा के साथ शादी कर लूँगा? वो माजूर है और क्या मेरे लिए एक माजूर लड़की ही रह गई है जिससे मैं शादी कर लूँ? मैंने कहीं लड़कियाँ पसंद कर रखी हैं, आप इन्हीं में से किसी का इंतखाब कर लें, मगर अपनी बहन की खुशियों के लिए मेरी भेंट ना चढ़ाएं। अरफान ने इतनी हकारत से सारा का जिक्र किया कि कनीज़ हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका बेटा इस कदर खुदपरस्त इंसान है। अचानक ही इन्हें गुस्सा आ गया और वो उठ खड़ी हुई। उन्होंने तेज़ नज़रों से अरफान को देखा और कहने लगी, आखिर तुम्हें किस चीज़ का इतना घमंड है? ये शक्ल सूरत जो चंद सालों के बाद बुढ़ापे की वजह से ख़त्म हो जाएगी, और इस बेचारी की माजूरी में इसका कोई कसूर नहीं। वो बचपन में एक हादसे की वजह से माजूर हो गई थी। ऐसा ही कोई हादसा तुम्हारी जवानी भी छीन सकता है, इसलिए इसके हाल पे रहम खाओ।
اس کی معذوری اس کی خوبیوں کو ختم نہیں کرتی، وہ تمہارے لیے ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مگر عرفان ماں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ سبزی کاٹتی ہوئی سارا نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی معذوری کی وجہ سے کوئی اس سے شادی پر تیار نہ ہوگا، مگر نہ جانے کیوں خالہ تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی خالہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، تم فکر مت کرو سارا، میں اسے منا لوں گی اور تم دونوں دیکھنا بہت خوش رہو گے۔ بس میرا بیٹا تھوڑا سا جذباتی ہے، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے۔ کنیز دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس عرفان کی وجہ سے سارا کا دل دکھا ہے، مگر عرفان نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ کنیز کی بات نہیں مانے گا۔ کنیز نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر عرفان کسی طور سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی ایک روز جب عرفان زور زور سے کنیز کے ساتھ جھگڑ رہا تھا تو اچانک وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دہراتی ہوئی چلی گئی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ عرفان تو ہکا بکا رہ گیا۔ شدید پریشانی کے عالم میں اس نے ماں کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر اسے پتہ چلا کہ کنیز کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے، جو ٹینشن لینے کی وجہ سے تھا۔ عرفان ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون۔ ICU کے باہر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے اماں ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد وہ جو بھی کہیں گی وہ مان لے گا۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور جلد ہی کنیز صحتیاب ہو کر گھر واپس آ گئی، مگر اب اس نے عرفان سے بولنا بالکل ختم کر دیا۔ وہ خاموشی سے چھت کی جانب تکتی رہتی یا اپنی بہن کو یاد کر کے روتی رہتی۔ آخر عرفان نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک روز آ کر اس نے کنیز سے کہا کہ وہ سارا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کنیز کو یقین نہ آیا کہ عرفان اتنی جلدی کیسے مان گیا، مگر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے خاندان بھر میں اعلان کر دیا کہ سارا اور عرفان کی شادی ہونے لگی ہے۔ جس نے سنا اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ عرفان جیسا قابل لڑکا اور ایک معذور لڑکی کے ساتھ کنیز اس کی شادی کر رہی ہے۔ جلد ہی کنیز نے خوب دھوم دھام سے سارا اور عرفان کا نکاح پڑھا دیا۔ دلہن بن کر سارا پر جو روپ آیا تھا وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی اور معلوم ہوتی تھی، مگر عرفان تو اس کی شکل سے بھی بیر کھانے لگا تھا۔ شادی کی رات جب سارا اجلا عروسی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی تب وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ پوری رات انتظار کرتی رہی۔ کنیز بھی بار بار دروازے کے آس پاس چکر کاٹ رہی تھی، عرفان کا نمبر ملاتی، مگر اس نے اپنا فون بھی بند کر رکھا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ گھر واپس داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کنیز نے اس سے کوئی سوال کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور برآمدے میں رکھی ہوئی چرپائی پر گر کر سو گیا۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ جب تک سارا کمرے کے اندر ہوتی، عرفان کمرے کے اندر نہ داخل ہو تو وہ بیچاری اپنے آپ سے میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ معذوری کے باوجود اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ اتنے لذیذ کھانے بناتی کہ جو کھاتا انگلیاں چاٹتے رہ جاتا، مگر عرفان کے دل پر تو ایسی مہر لگی تھی کہ اسے اپنی بیوی کی صورت میں وہ ایک مصیبت نظر آتی تھی۔ اگر عرفان کو مخاطب کر لیتی تو وہ اسے گالیاں دے دے کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اب تو اسے ماں کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ اسے تو بس غم تھا تو صرف یہ کہ اسے اس کا من چاہا زندگی کا ساتھی نہ ملا تھا۔ دن رات ماں کو بھی گالیاں دیتا۔ کنیز سوچتی بہن کی آخری خواہش پوری نہ کرتی تو بہن کی روح بےقرار رہتی، مگر اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے بعد تو اس کا بیٹا بھی اپنا نہ رہا تھا۔ ان دن رات کی سوچوں نے کنیز کو شدید بیمار کر ڈالا۔ اسی دوران اسے ایک بار پھر شدید ہارٹ اٹیک آیا، مگر اس بار وہ جان بھر نہ ہو سکی۔ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کا مرنا تھا کہ عرفان بالکل ہی بد لحاظ ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے سارا کو گالیاں دیتا اور کہتا کہ اس کے آنے سے عرفان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ایک روز جب وہ ابا کی دکانوں کا حساب کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے سمینا کو دیکھا، وہیں جو اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ سمینا کے گھر والے دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، مگر آج وہ پھر سے اپنے پرانے گھر میں نظر آ رہی تھی۔ گزرتے وقت نے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ بالکل تبدیل نہ ہوئی تھی، بلکہ شاید اس کے حسن میں اضافہ ہوا تھا۔ عرفان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک دم اس کے دل میں ایک خیال ابھرا کہ اگر سمینا اس کی بیوی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس کے ہم قدم چل سکتی تھی، ایک بالکل ایسی بیوی جس کی خواہش عرفان نے ہمیشہ کی تھی۔ تبھی سمینا نے پلٹ کر عرفان کو دیکھا۔ اس کے نظروں میں آج بھی عرفان کے لیے گہری پسندیدگی تھی۔ بس یہی لمحہ تھا جب عرفان نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ اس روز گھر جاتے ہی اس نے سارا کو بلایا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی، بھلا عرفان نے کب اسے پیار سے آواز دی تھی۔
मगर वो न जानती थी कि अरफान इसके सर पर कौन सा आसमान गिराने वाला है। जब अरफान ने इसे बताया कि वो दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो साकत रह गई और खामोशी से अरफान की जानब देखने लगी। इसका शोहर तो वो पहला ही न था और दूसरी शादी का ख्वाहिश भी जाहिर कर रहा था। देखो सारा, तुम्हारे साथ मेरी शादी अम्मी के पसंद से हुई थी, मगर तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में आज तक कबूल नहीं कर पाया। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, मैं इसे जीना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी करूँगा, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हकूक़ पूरे करता रहूँ और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना दूँ। सारा जानती थी कि इसने ये महज बात इसका दिल रखने के लिए कही है। वो शख्स जो किसी दूसरी औरत की गैर मौजूदगी में भी इसकी जानब देखता तक नहीं था, जब इसके पास खूबसूरत बीवी आ जाएगी तो वह भला क्यों सारा की तरफ नज़र उठाकर देखेगा। चंद ही दिनों बाद अरफान समीना को ब्याह कर ले आया। वो बेहद हसीन थी। इसने आते ही सारा को इसकी औकात याद दिला दी। पूरा घर अपने हाथों में ले लिया। अरफान तो दिन रात इसके हुस्न के गुण गाता। जब वो दफ्तर से आता तो दोनों कहीं घूमने निकल जाते। सारा खामोशी से इन दोनों को देखती रहती और आंसू बहाती रहती। वो अपनी किस्मत पर साबर थी। तभी इन दिनों अरफान को कारोबार में पे दर पे घाटा होने लगे। एक नुकसान संभालता तो दूसरा हो जाता। इसकी कालीन की दुकानों में आग लग गई और सारा लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। एक एक करके सारी दुकानें बंद होने लगी। वो जो अच्छा खासा दौलतमंद था, रुपये रुपये का मोहताज हो गया। तंग आकर वो मजदूरी करने लगा। अब तो समीना भी दिन रात इससे झगड़ा करने लगी थी कि मुझसे शादी के लिए इसलिए की थी कि मुझे गुर्बत का तोहफा दे सको। सारा खामोश रहती। घर में वैसे ही रोटी के लाले पड़े हुए थे। इसके हिस्से ने तो कभी रोटी आती और कभी वो भूखी ही सो जाती। एक रोज़ समीना और अरफान बैठे नाश्ता कर रहे थे जब सारा अपनी व्हीलचेयर घसीटती हुई किचन से अपने लिए चाय लेने लगी। समीना इसे मुसलसल घूर रही थी। न जाने ये किसकी नज़र का असर था कि सारा के हाथ से चाय का कप छूटकर नीचे जा गिरा। गरम चाय इसके ऊपर गिरी, मगर वो किसी ने ना देखा। समीना ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी कि इसकी झेज के कप सारा ने तोड़ दिया है। सारा खामोशी से आंसू बहाती रही और कर भी क्या सकती थी। तभी समीना चलाते हुए कहा, मैं अब इस मुसीबत को अपने घर में नहीं देख सकती। बेहतर यही है कि तुम इसे किसी मज़ार पे छोड़ो। अरफान एकदम चौंक गया। सारा जैसी भी थी, मगर वो इसके साथ ऐसा सलूक करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर समीना ने तो जैसे इसका पीछा ही पकड़ लिया था। उठते बैठते बस यही कहती कि इसे मज़ार पर ले जाओ और मज़ार वालों से सौदा कर लो कि महीने की कमाई में से कुछ रकम वो हर माह तुम्हें दे दिया करेंगे। इस तरह हमारा भी खर्चा चलता रहेगा और इसे भी इसका असल ठिकाना मालूम हो जाएगा। समीना की रोज़ रोज़ की चकचक से तंग आकर आखिर अरफान ने सारा की व्हीलचेयर पकड़ी और इसे एक मज़ार पर छोड़ आया। वहाँ नशई और मवाली मर्दों के हजूम में सारा खामोशी से बैठी अरफान को जाता हुआ देखती रही। वो बेहद खौफजदा थी, मगर अरफान को रोक भी नहीं सकती थी। अरफान बोझल दिल के साथ मज़ार से वापस आ रहा था। सारा इसकी खालाजाद थी। अंदर कहीं वो ये भी जानता था कि मज़ार पर रहने वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है। वह खुले गोश्त का एक टुकड़ा होती हैं जिन पर आने वाला हर मर्द आसानी से झपट सकता था। और सारा तो थी भी इस कदर खूबसूरत। इन्हीं सोचों में घिरा हुआ वो घर जा पहुंचा। दरवाज़ा बंद था। इसने सोचा, चाबी से दरवाज़ा खोल के चला जाता हूँ। अगर इस वक्त समीना को आके दरवाज़ा खोलना पड़ा तो फिर लड़ाई शुरू कर देगी। वो बगैर आवाज़ के ये चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने ही कमरे में नज़र आने वाले मंजर ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसका इंतखाब कीचड़ का वो फूल होगा जो इसके सारे दामन को दागदार कर देगा। सामने ही कमरे में समीना महल्ले के एक लड़के के साथ इंतहाई कुर्बत में थी। वो लड़का समीना के बाजुओं में चूड़ियाँ पहना रहा था। समीना इश्तियाक भरी नज़रों से इन चूड़ियों को देख रही थी। अरफान को अचानक याद आया, वो पिछले कई दिनों से चूड़ियों की फरमाइश कर रही थी, मगर अरफान के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो इसे चूड़ियाँ दिला पाता। शायद समीना ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था। अरफान आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक समीना की इस पर नज़र पड़ गई। एक पल के लिए तो इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराए, मगर फिर अचानक ही वो सीना तान की खड़ी हो गई। क्या देख रही हो अरफान? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारे साथ यहाँ रहते हुए मैं 2 वक्त की रोटी की भी मोहताज हो गई हूँ। मेरा हुस्न कमला के रह गया है। मैं अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें मुझे रखना है तो मेरे अशना को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मेरे अखराजात उठाता है और बदले में सिर्फ मेरा कुछ वक्त चाहता है। अरफान हैरान रह गया।
समीना किस कदर ढिठाई से अपने गुनाह का इतराफ़ कर रही थी। राशिद कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। अचानक अरफान आगे बढ़ा और राशिद को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। दोनों में हाथापाई होने लगी और राशिद खुद को छुड़ाकर घर से भाग गया। अरफान के होंठों से खून बह रहा था। समीना खामोश खड़ी जो तमाशा देख रही थी। तभी अरफान को अंदाज़ा हो गया कि समीना जैसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती, जो अच्छे वक्तों में तो साथ दें और बुरे वक्तों में जान छुड़ाकर भागना चाहें। इसे सारा याद आई, जिसने अरफान की हर अच्छी बुरी बात को खुशादा दिली से बर्दाश्त किया था। जैसे ही इसे याद आया, इस वक्त वो मज़ार पर तनहा है और न जाने इसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। वो घबरा कर उठा और घर से बाहर निकल गया। अंधाधुंध दौड़ते हुए जब वो मज़ार तक पहुंचा तो सारा के गिर्द कई मर्द जमा थे। कोई इसके चेहरे को हाथ लगा रहा था, कोई इसकी चादर को खींचने की कोशिश कर रहा था। वो सहमी हुई खुद को छुपा रही थी, मगर भाग कर कहाँ जा सकती थी। इसकी माजूरी इसके आड़े आ जाती थी। तभी अरफान वहां जा पहुंचा। इसने धक्के मार मार के सारे मर्दों को वहां से दूर हटा दिया और सब हैरत से देख रहे थे। अरफान घसीटता हुआ सारा को अपने साथ बाहर ले आया। सारा हैरत भरी नज़रों से इसकी जानब देख रही थी। रक्शे में बैठकर जब वो दोनों घर वापस आए तो घर का दरवाज़ा चौपट खुला था। अंदर समीना कहीं मौजूद ना थी। शायद वो अरफान की ज़िंदगी से जा चुकी थी। अरफान सारा को व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर ले आया। आज पहली दफ़ा इसने सारा की जानब मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। इसने जान लिया था कि सारा की असल खूबसूरती तो इसकी वो नेक सीरत है, जिसके सबब वो अपने शोहर की वफादार थी। मुझे माफ़ कर दो सारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मगर मैं वादा करता हूँ कि अपने हर सलूक का अजाला ज़रूर करूँगा। आज के बाद से मैं तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा और तुम्हें वो मोहब्बत देने की कोशिश करूँगा जो मैंने आज तक गलत लोगों पर लुटाई है। प्यार से इसके चेहरे पे हाथ फेरता हुआ अरफान कह रहा था, और सारा को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसने आसमान की जानब नज़र दौड़ाई और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि देर से सही कुदरत को इस पर रहम तो आ गया था।